हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सोलेनोइड के बारे में कि सोलेनोइड के अंदर से अगर हम करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके का होता है। तो आज हम उसी सोलेनोइड के एक यूज के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो सोलेनोइड होता है वो किस काम आता है। तो जो सोलेनोइड है जब उसके अंदर से करंट पास की जाती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो सोलेनोइड है उसका यूज मैग्नेट बनाने के लिए भी किया जाता है। कैसा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, ये एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी जब तक किसी सोलेनोइड के अंदर से हम करंट पास करते रहेंगे तब तक वो मैग्नेट रहेगा, और जैसे ही हम उसके अंदर से करंट पास करना बंद कर देंगे वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीनिंग समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड इज मैग्नेट। तो इन दोनों को जब जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? कोई ऐसा मैग्नेट जो किसके द्वारा बनाया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनाया गया मैग्नेट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। क्लियर? अब ये बनता कैसे है थोड़ा ये देख लेते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी सोलेनोइड के बीच के अंदर, जैसे ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, क्लियर, ये हमने एक सोलेनोइड ली है, और जब इस सोलेनोइड के बीच में हम सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा रख देते हैं या रोड रख देते हैं इसके बीच के अंदर, तो जैसे ही हम करंट को पास करते हैं, करंट पास करने के कारण क्या होता है कि जो ये सोलेनोइड है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी स्ट्रेंथ डी हाई होती है, और इसी सोलेनोइड को बाद में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। क्लियर? इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। क्लियर? तो ये जैसे हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसके बीच में हम क्या करेंगे? एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रख देंगे या फिर कोई रोड रख देंगे, और जैसे इसके अंदर से हम करंट पास करेंगे, करंट पास करने के कारण क्या होगा कि जो ये सोलेनोइड है या इसके बीच में जो आयरन रखा हुआ है ये पूरा क्या है, किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इस तरीके के द्वारा जो बनाया गया मैग्नेट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। अब जो ये मैग्नेट है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? करंट के ऊपर। जितना ज्यादा हाई करंट हम अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये मैग्नेट बनेगा। अब देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर आपको कोई परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको क्या करना होगा? जो आपने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की रोड ली है सोलेनोइड के बीच में, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा स्टील की रोड। किसकी रोड रखनी पड़ेगी? स्टील की रोड। और जब हम इसको आयरन को रिप्लेस कर देते हैं स्टील के द्वारा, तो जो हमारे पास मैग्नेट बनेगा यानी जो स्टील है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बहुत सारे यूज है। ये इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, टीवी के अंदर यूज होता है, एमआरआई एक मशीन होती है जो मेडिकल के फील्ड में यूज होती है बॉडी को चेकअप करने के लिए, उसके अंदर भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। और इसका जो सबसे मेन यूज है वो क्या है? जो हैवी मेटल्स थिंग्स होती है उनको लिफ्ट करने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है वहां पर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं उठा सकते, तो क्या किया जाता है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है उनको लिफ्ट करने के लिए, उनको उठाने के लिए। क्लियर? ये था हमारा यूज ऑफ सोलेनोइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को पास किया जाता है तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और जब
उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के पास रखा जाए तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उस मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा। तो सेम इसी का अपोजिट बताया था एम्पियर ने, सजेस्ट किया था एम्पियर ने कि जिस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, सेम एज इट इज वे के अंदर एक मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसके अंदर मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाती है, और वही हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, इससे आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या इसके अंदर क्या है कि हमने एक मैग्नेट लिया है, हॉर्सशू मैग्नेट लिया है, और साथ में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। क्लियर, ये वाला हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है। हमने क्या किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट के द्वारा उसको लटका दिया, और जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको इस मैग्नेट के बिल्कुल बीच में रख दिया। क्लियर, अब जैसे ही हम करंट को ऑन करते हैं, इसके अंदर से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये कंडक्टर है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो ये हमारे पास एक मैग्नेट है इसके पास भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दो मैग्नेट जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और इसी फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो फ्रीली सस्पेंडेड हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, अब रिजल्ट में हमें क्या चीज देखने को मिली, पहली जब हमने इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। पहली कि जो फोर्स है ऑन ए कंडक्टर, जो फोर्स लग रही है कंडक्टर के ऊपर, वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, वैसे वैसे जो मूवमेंट की डायरेक्शन है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर, इट मींस ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। जैसे फर्स्ट केस के अंदर हमने करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाया, तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूवमेंट कर रहा था, इसका ये वाला एंड ऊपर की तरफ जा रहा था और ये वाला एंड नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही रिवर्स किया करंट को, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम करंट को हमने डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दिया, तो क्या हुआ कि जो हमारे पास कंडक्टर है ये वाला एंड है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, और ये वाला एंड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field means the movement, the force on a current carrying conductor is depends on the direction of magnetic field of a magnet। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो हमने मैग्नेट लिया है, हॉर्सशू मैग्नेट लिया है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर भी इस कंडक्टर की फोर्स डिपेंड करेगी। अगर हम इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो ये हमारे पास करंट कंडक्टर है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी अपने आप रिवर्स हो जाएगी। क्लियर, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी मूवमेंट की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन उसको चेंज कर देगी। तीसरा, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास ये मैग्नेट है और ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर ही फोर्स डिपेंड करती है। ये जो मूवमेंट है या जो फोर्स है वो हाईएस्ट कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम किस केस में होगी, जब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो जो फोर्स है वो हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर, यानी ये हमारे पास मैग्नेट है और इसके अंदर जो
करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम कैसे रखेंगे, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, जैसे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसके परपेंडिकुलर यानी ये वाले डायरेक्शन, जब हम इस डायरेक्शन में कंडक्टर को रखेंगे तब इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स कम होती चली जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब जो करंट की डायरेक्शन है यानी इसके अंदर से फ्लो होने वाले जो करंट है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर अपोजिट हो जाए तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो मिनिमम होगी। कितनी होगी, मिनिमम। जैसे ये हमारे पास मैग्नेट होगा और जो कंडक्टर है वो इस कंडीशन में आ जाए तो करंट चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जब कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और जो फोर्स लगती है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए गिवन मैग्नेट, की जो हमने मैग्नेट लिया है जिसके फील्ड के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, द करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर, जो गिवन कंडक्टर है उसके अंदर से जो फ्लो हो रही करंट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर की लेंथ है वो कितनी है, इसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है। एंड लास्ट फैक्टर इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, कि हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है गिवन मैग्नेट की, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो चार फैक्टर है इन्हीं के ऊपर वो फोर्स डिपेंड करती है। साइन थीटा इंडिकेट करता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर। अब देखिए जैसे ही हम चारों फैक्टरों को कंबाइन करते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फिजिकल टू BIL साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता हो, करंट का पता हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारे फैक्टर अगर हमारे पास है तो हम फोर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये तो हम फोर्स निकालेंगे कि इतनी फोर्स लग रही है। अब हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये रूल दिया था। इसने क्या कहा था कि जब कभी भी हम अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब को स्ट्रेच करते हैं नॉर्मली का मतलब ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरीके से जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो ये वाली उंगली है यानी मिडिल फिंगर है, ये अगर हम रख दें किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और जो ये फोर फिंगर है इसको अगर हम रख दें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो ये हमारा थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो क्या कहता है ये, दिस रूल स्टेट दैट इफ वी स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर, ये जो सेंटर वाली उंगली होती है इसे मिडल फिंगर बोला जाता है और इसके पास वाली यानी मिडल फिंगर और थंब के बीच में जो फिंगर है इसे बोला जाता है फोर फिंगर। जब इन तीनों को हम स्ट्रेच करते हैं परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, और क्या करें हम मिडिल फिंगर को रख दें करंट की डायरेक्शन में और जो फोर फिंगर है उसको रख दें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, यही आपको करने हैं। थैंक यू।